everyone. So in the last video we had covered till the women directors applicability portion, but unfortunately the video got stopped due to some error, so that's why I am repeating the applicability. So in case of women director, at least one women director is required in case of a listed company and in case of other public company. So listed company का नाम सुनते you have to select कि women director की requirement है, at least एक women director होनी चाहिए. But in case of other public company there is a limit mentioned. There are two limits mentioned. If either of them is complied with, then in that particular case you will have to have at least one women director. So for paid up share capital, अगर आपकी paid up share capital is more than equal to 100 crores or your turnover is more than equal to 300 crores, in that particular case you will require to have a women director in your company. ओके नाउ अब आपको जो ये टर्नओवर लेनी है, जो पेड अप शेयर कैपिटल लेनी है, ये किस दिन की लेनी है. सो इसके लिए एक्सप्लेनेशन दी हुई है. एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि जो भी आपके लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं आपको उसको कंसिडर करना है फॉर चेकिंग द लिमिट्स कि आपकी लिमिट एक्सीड हो रही है नहीं हो रही है इन केस ऑफ अदर पब्लिक कंपनी. सो एक्सप्लेनेशन for the purposes of having a women director on the board, it is clarified that the paid up share capital or turnover, as the case may be, as on the last date of the latest audited financial statements shall be taken into account. Okay. Now compliance by a newly incorporated company. अगर कोई newly incorporated company है, so a company which has been incorporated under the act and is covered by the provisions requiring appointment of a women director, so it shall comply with such provisions within a period of 6 months from the date of its incorporation. So अगर कंपनी का incorporation हुआ है और वो क्या covered है, इन provisions से covered है. फॉर एग्जाम्पल कोई लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी को तो रखना ही पड़ता है कि वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए बोर्ड में. सो उस पर्टिकुलर केस में जैसे ही लिस्टेड कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होगा तो 6 मंथ्स के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे विल हैव टू अपॉइंट एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर. ज़्यादा करना चाहते तो नो प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट वन शुड बी देयर. ओके. नाउ फिलिंग ऑफ इंटरमिटेंट वैकेंसी ऑफ अ वुमेन डायरेक्टर. वुमेन डायरेक्टर की इंटरमिटेंट वैकेंसी होगी, मतलब ड्यूरिंग द ईयर वुमेन डायरेक्टर के जो ऑफिस है वो वेकेंट हो जाता है. तो इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, उस वैकेंसी को फिलअप करेंगे. कब करेंगे, तो उसके लिए एक टाइम लाइन दे दी, टाइम लिमिट दे दी कि नेक्स्ट इमीडिएट जो भी बोर्ड मीटिंग होने वाली है तब तक कर दो, या फिर 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी विच एवर इज़ लेटर. तो आपको मैक्सिमम वाला टाइम दे दिया कि अगर आपकी जो बोर्ड मीटिंग है उसको होने में अभी टाइम है और 3 महीने बीच में लैप्स हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, आपकी जब भी तब तक कर सकते हो. या फिर आपकी नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग जस्ट होने ही वाली है, अभी कल परसों ही है, वैकेंसी के जस्ट 2-3 दिन बाद ही होने वाली है, लेकिन 3 मंथ्स अभी होने में टाइम है तो आप 3 मंथ्स तक कर दो. तो देयर इज़ अ प्रोविज़न जो आपको थोड़ी सी मतलब लीनियंसी देता है, आपको टाइम दे दिया कि या तो इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग के अंदर कर दो या फिर आप 3 मंथ्स के अंदर कर सकते हो फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी विच एवर इज़ लेटर. ओके. नाउ इफ़ यू सी द एग्जाम्पल यू विल गेट अ क्लियर आइडिया कि क्या कहना चाह रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल शीतल वॉज ऑक्यूपाइंग द ऑफिस ऑफ अ वुमेन डायरेक्टर इन अ कंपनी, but due to her sudden death on 17th of March 19, the intermittent vacancy so occurred was required to be filled up at the earliest because she was the only women director on the board. The immediate board meeting was held on 25th of June 19. The vacancy of the women director must be filled up latest by 25th of June, if not filled up earlier, that is within 3 months till 16th of June from the date arising the intermittent vacancy. तो intermittent vacancy किस दिन हुई है, 17th of मार्च को हुई है. वैकेंसी आपको फिलअप करनी पड़ेगी. अगर ये एक मतलब जो शीतल थी दैट वाज द ओनली वुमेन डायरेक्टर इन द कंपनी. अगर और भी वुमेन डायरेक्टर्स थी तो एकदम से ऐसा तो नहीं है ना, कोई अर्जेंसी आ गई कि आपको वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना ही पड़ेगा या आपको उसकी प्लेस को फिलअप करना ही करना है. क्यों? क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो मिनिमम 1 वुमेन डायरेक्टर की है. तो अगर एक वुमेन डायरेक्टर ऑलरेडी कंपनी के अंदर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है. अगर एक भी वुमेन डायरेक्टर नहीं है तो इन दैट पर्टिकुलर केस आपको तो करना ही पड़ेगा उसको फिलअप. कब तक करना पड़ेगा, 17th of March 19 से 3 मंथ्स तक का टाइम है, या फिर जो भी नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग हो रही है. नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग हो रही है 25th of जून की तक, और आपकी जो 3 मंथ्स का टाइम है वो लैप्स हो रहा है 16th of जून तक. सो बेसिकली देखा जाए तो 25th of जून तक आप कर सकते हो क्योंकि लेटर वाला प्रोविजन इसमें दिया हुआ है. ईजी.
नेक्स्ट हमारे पास आता है डी पॉइंट विच इज़ रेजिडेंट डायरेक्टर। व्हेन आई टॉक अबाउट द रेजिडेंट डायरेक्टर, तो रेजिडेंट डायरेक्टर का मतलब होता है कोई भी डायरेक्टर जिसका स्टे इन इंडिया है इन दी फाइनेंशियल ईयर फॉर एटलीस्ट 182 डेज। अगर कोई भी डायरेक्टर किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर इंडिया के अंदर रहता है फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर, तो इन दैट पर्टिकुलर केस दैट डायरेक्टर इज नोन एज द रेजिडेंट डायरेक्टर। अब रेजिडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन समझ आ गई, लेकिन क्या लिखा हुआ है कि हर एक कंपनी के अंदर एटलीस्ट एक डायरेक्टर क्या होना चाहिए, रेजिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। हर एक कंपनी के अंदर एटलीस्ट एक रेजिडेंट डायरेक्टर तो होना ही चाहिए। हाउएवर अगर कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी के केस में, सिंस इनकॉर्पोरेशन हो सकता है ड्यूरिंग द ईयर हो रहा है, तो उसका जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो ऑब्वियसली 365 या 366 डेज का नहीं होगा। तो उस केस में जितना भी प्रोपोर्शनेटली कंपनी इनकॉर्पोरेट होकर ईयर एंड आता है, उस फाइनेंशियल ईयर में जितने भी दिन होते हैं उसके हिसाब से हम प्रोपोर्शनेट बेसिस पर निकाल लेंगे कि कितना 182 डेज या उससे ज़्यादा रखना है या 182 डेज से कम। तो ऑब्वियसली बात है, जब 365 से कम है, 365 वाले ईयर में वी वर टेकिंग 182 डेज, तो 182 डिवाइडेड बाई 365 इंटू द नंबर ऑफ डेज जिसमें भी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो रहा है उस हिसाब से। सो दिस पॉइंट इज ऑल्सो डन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। दिस इज़ अ वेरी वेरी वाइड टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेक्शन 149 का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो इसके लिए काफ़ी हम आगे अच्छे से अभी तो हम ब्रीफली पढ़ रहे हैं, आगे अच्छा डिटेल में करेंगे क्योंकि काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं और कोशिश करते हैं अभी जस्ट टेकअप कर लेंगे इसके बाद। सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात करूँ तो प्रिस्क्राइब लार्ज required to appoint independent directors on their board with the view to boost the level of corporate governance. So prescribed large companies को क्या करना पड़ता है, उनको अपॉइंट करना पड़ता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपने बोर्ड में, किस व्यू के साथ, इस व्यू के साथ कि वो कॉरपोरेट गवर्नेंस के लेवल को बूस्ट कर पाएँ। Such large companies are the backbone of any economy, and therefore they must be managed in the best possible manner, including adhering to the specified legal provisions. So an independent director needs to have independent mindset. अब independent director का मतलब क्या हो गया, integrity होना चाहिए, he should be of independent mindset, he should not be biased, सारे decisions अच्छे से ले, corporate governance के level को boost up कर सके, economy की बैकबोन बन सके, जो भी डिसीजंस हो रहे हैं वो बायस्ड ना हो, अनफेयर ना हो सोसाइटी के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, कंपनी के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए। तो इसीलिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट होता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की जो क्वालिफिकेशंस हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं या बहुत ही ज़्यादा हैं। सो इसीलिए हर एक कंपनी के ऊपर नहीं लगाई जाती, ये कुछ प्रिस्क्राइब्ड लार्ज पब्लिक कंपनीज़ के ऊपर ही लगाई जाती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट। सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नीड्स टू हैव an independent director needs to have an independent mindset which should not be unduly influenced नहीं होना चाहिए by the other members of the board, and if such members take any or not in the best interest of the company or the economy, it must be hindered by the independent directors at the outset. The provisions relating to independent directors are discussed later in this chapter. We'll cover this मतलब अभी थोड़े टाइम में ही। नाउ इंटरेस्टेड डायरेक्टर की बात करें तो इंटरेस्टेड डायरेक्टर सेक्शन नंबर 184 के अंदर इसका आपके पास प्रोविजंस आएंगे। तो सेक्शन 184 बताता है इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स के बारे में कि जहाँ पर भी डायरेक्टर्स किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में, किसी पर्टिकुलर एंटिटी में, किसी पर्टिकुलर अरेंजमेंट में इंटरेस्टेड होते हैं तो दे नीड टू डिस्क्लोज अबाउट दिस इंटरेस्ट टू द कंपनी। सो इसमें क्या होता है, अगर डायरेक्टर्स का कोई भी इंटरेस्ट है कोई भी ट्रांजैक्शन के अंदर, किसी भी अरेंजमेंट के अंदर या फिर कभी भी किसी भी पार्टी एंटिटी के केस में, तो उसको वो डिस्क्लोज़ करना होता है। क्यों डिस्क्लोज़ करना होता है, क्योंकि अगर वो बंदा मीटिंग में बैठेगा, पार्टिसिपेट करेगा, तो ऑब्वियसली ही विल बी बायस, ही माइट इन्फ्लुएंस द अदर डायरेक्टर्स ऑल्सो कि आप इसी बंदे को सिलेक्ट करो, इसी बंदे का टेंडर एक्सेप्ट करो पाए, क्योंकि वो उसका रिलेटिव है। और अगर बाकियों को नहीं पता होगा कि ये उसकी रिलेटेड पार्टी है या ये डायरेक्टर उस बंदे या उस ट्रांजैक्शन में इंटरेस्टेड है, ये चीज़ किसी को नहीं पता होगी, तो इन दैट केस क्या होगा, गलत डिसीजंस हो सकता है, लोग इन्फ्लुएंस होकर ले लें। तो इसी वजह से इंटरेस्ट को डिस्क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। ये सारे कंप्लाइंसेस आपको सेक्शन 184 में देखने के लिए मिलेंगे। An interested director is one among the other directors who constitute the board of directors. In fact, when an existing director becomes interested in a transaction of the company, he is called the interested director and he needs to disclose his interest at the appropriate forum and appropriate time. सही समय पर बताना होगा और सही जगह पर बताना होगा। The provisions regarding the interested directors are discussed in another chapter जो हम करेंगे बोर्ड मीटिंग्स वाले चैप्टर में है।
ओके, नाउ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, अब ये क्या होते हैं? तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उसके अंदर आपके दो टाइप के डायरेक्टर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव की बात करूँ तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जैसे कि डिपार्टमेंटल हेड्स हो गए, जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना डे टू डे काम करने की, वो पूरा दिन ऑफिस में रहते हैं, सारे काम देखते हैं, डे टू डे ऑपरेशंस कैसे हो रहे हैं, में काम कैसे हो रहा है। सो उस पर्टिकुलर केस में उन डायरेक्टर्स को हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बोलते हैं। ये एक तरीके से फुल टाइम एम्प्लॉय की तरह ही कंपनी में रहते हैं। जबकि अगर मैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की बात करूँ तो वो बोर्ड मीटिंग के थ्रू ही पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब वो स्पेशल लोग होते हैं, वो हर टाइम कंपनी के अंदर नहीं होते, वो सिर्फ मीटिंग्स के टाइम आते हैं, ज़रूरी डिसीजंस लेते हैं जैसे कि पॉलिसी फ्रेम करना। तो ये सारे काम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स करते हैं, इसीलिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को भी नॉन एग्जीक्यूटिव बोला जाता है। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई डायरेक्टर किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का हेड बन जाता है तो ऑब्वियसली ही विल बी बायस्ड टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट कि उसके गोल्स अचीव हो जाएं, चाहे फिर कंपनी की इंटरेस्ट में हो ना हो, क्योंकि उसको बेसिकली अपना सिर्फ ओवरऑल नहीं देखेगा, वो सिर्फ अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस पर फोकस करेगा। तो दैट इज़ वाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ऐसा नहीं करते, उसको डे टू डे काम में नहीं इन्वॉल्व करते, ही इज़ केप्ट इंडिपेंडेंट ऑलवेज। तो वो सिर्फ पॉलिसी फ्रेम करना हो गया या फिर कोई भी ज़रूरी काम होता है ना, जहाँ पर भी मीटिंग में पार्टिसिपेट करना होता है, वहाँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की प्रेजेंस होती है, हर टाइम ऑफिस के अंदर नहीं होती है। ठीक है, सो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स may comprise both executive and non-executive directors. The executive directors are responsible for managing business operations undertaken by the company. It is their responsibility that the departments which they head operate smoothly. In contrast, the non-executive directors participate through the board meetings in discussions relating to framing of policies for the efficient management of the company. Independent directors are a type of non-executive directors. They are not as active as the executive directors. They are to be held liable only if they knowingly consented to the wrongful acts. उनको तभी रिस्पॉन्सिबल माना जाता है जब उन्होंने जानबूझकर wrongful acts को सपोर्ट किया और उसका कंसेंट दिया। ठीक है, ओके। सो ये अभी ब्रीफ डिस्कशंस ही कर रहे हैं, अभी हम बहुत डिटेल में नहीं कर रहे हैं, अब सिर्फ हम जान रहे हैं कि क्या क्या टॉपिक्स का मतलब है, मीनिंग समझ आएगा। एक बारी सुने हुए टॉपिक्स होंगे तो आगे जब हम सेक्शन में डिटेल में पढ़ेंगे तो वो अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं सेक्शन नंबर 152 पर। सेक्शन नंबर 152 किसका है? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट किस तरीके से होता है, दैट इज़ गिवन अंडर सेक्शन 152। सो 152 डील्स विद द मैटर्स विच आर रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। फर्स्ट पॉइंट हमारा है अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स की बात करूं तो जब भी कोई भी प्रोविज़न नहीं होता आर्टिकल्स के अंदर, तो कि कैसे हमें फ़र्स्ट अपॉइंटमेंट करना है डायरेक्टर्स का, फर्स्ट डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कैसे करना है, इस चीज़ के बारे में अगर आर्टिकल्स में नहीं लिखा होता तो उस केस में जो भी मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करने वाले लोग होते हैं, हु आर नोन एज सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, उनको हम फर्स्ट डायरेक्टर्स डीम कर लेते हैं। सो अब where no provision is made in the articles of a company for the appointment of first directors, then the subscribers to the memorandum, who are the individuals, shall be deemed to be the first directors of the company until the directors are duly appointed. तो remember this कि individuals होने चाहिए, कोई इंडिविजुअल नहीं है तो उस केस में वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। ये हमने फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी पढ़ लिया था। ठीक है, इन केस ऑफ 1 person कंपनी, एन इंडिविजुअल बीइंग अ मेंबर शैल बी डीम्ड टू बी इट्स फर्स्ट डायरेक्टर अंटिल द डायरेक्टर और डायरेक्टर्स आर ड्यूली अपॉइंटेड बाय द मेंबर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन। सो अगर कोई ओपीसी है तो उस केस में जो भी इंडिविजुअल मेंबर होता है, क्योंकि ओपीसी का मतलब क्या होता है कि शेयर होल्डर एक ही होता है, लेकिन डायरेक्टर्स एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, यही ओपीसी का कॉन्सेप्ट होता है। सो ओपीसी के केस में मेंबर तो एक ही होगा, कोई बात नहीं, जो वो इंडिविजुअल मेंबर है वो ही डीम्ड टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर माना जाएगा अनलेस एंड अनटिल और डायरेक्टर या डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है बाय द मेंबर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 152 सबसेक्शन 1। तो जब तक और डायरेक्टर या डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट नहीं हो जाता तो वो मेंबर ही डायरेक्टर बन जाएगा। और हमने लास्ट पार्ट में ये भी पढ़ा था कि मिनिमम डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 के हिसाब से ओपीसी कंपनी के अंदर, ओपीसी के अंदर कितना होता है, मिनिमम एक डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ठीक है, वही मेंबर अगर डायरेक्टर बन भी जाता है तो मिनिमम वाले सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 का कंप्लायंस भी हो जाएगा और यहाँ पर फर्स्ट डायरेक्टर्स भी अपॉइंट हो जाएंगे। सो कूल, दिस इज डन। Next, in simple words, the above provisions are discussed below.
एक चीज़ मुझे स्टडी मटेरियल की बहुत अच्छी लगती है, उसमें ये चीज़ है कि उसमें पहले प्रोविज़न दिया होगा, फिर उसको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में भी लिखा होगा, और कहीं ना कहीं तो कुछ कुछ सेक्शंस में तो यू विल फाइंड आउट कि लॉजिक भी दिया हुआ है कि सेक्शन क्यों आया, कैसे आया, क्या रीज़न था इस सेक्शन के आने का, क्यों हम सेक्शन को पढ़ रहे हैं. सो इसीलिए स्टडी मटीरियल आई फील कि इज़ अ गुड मटीरियल विच यू कैन रेफर फॉर स्टडिंग, either for self study, or even if you have taken the coaching, just go through the study material once. If you're not able to go through yourself, just hear to these videos and you will definitely benefit it. Okay, so let's come back. In simple words, the above provisions are discussed below. Usually the articles of the company contain the names of the first directors. Generally दिया होता है आर्टिकल में, अगर लेकिन नहीं दिया तो उस केस में क्या करोगे. So usually the articles of the company contain the names of first directors. In case it is not so, then the individual subscribers to the memorandum. See, इधर भी highlight किया हुआ word. Then the individual subscribers to the memorandum are deemed to be the first directors. The corporate bodies, if they are also the subscribers, shall not be capable of becoming the directors. So जो भी corporate bodies हैं, अगर वो भी subscribers हैं तो वो directors बनने के लिए capable नहीं है. क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि वो individuals नहीं है. फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमने पढ़ी थी डायरेक्टर बनने की, क्या है? इंडिविजुअल होना चाहिए. सो वो इंडिविजुअल नहीं है, इसलिए नहीं बन सकते. द फर्स्ट डायरेक्टर्स शैल होल्ड द ऑफिस अंटिल द डायरेक्टर्स आर ड्यूली अपॉइंटेड. जब तक डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं हो जाते तो उस केस में वही लोग होल्ड करेंगे ऑफिस. नाउ इन फैक्ट द टर्म ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर्स इज लिमिटेड टू द होल्डिंग ऑफ फर्स्ट AGM. मतलब कब तक होता है फर्स्ट डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट होता है? टिल द टाइम आपकी फर्स्ट AGM हो रही है. तो फर्स्ट AGM तक अपॉइंटेड होते हैं वो, ठीक है. उसके बाद आपका एक्चुअल में अपॉइंटमेंट हो जाता है जिस तरीके से होना चाहिए, जो सेक्शन 152 सबसेक्शन 1 में दिया हुआ है. So far as OPC is concerned, the individual member of the OPC is deemed as the first director. Thereafter, such member may appoint director or directors as per his requirements. ठीक है? Okay. Now अब आती है बात अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स. फर्स्ट डायरेक्टर्स हमने पढ़ लिया कैसे अपॉइंट होते हैं, हमें समझ आ गया. AOA में मैंशनड है, कूल. AOA में मैंशन है, कोई बात नहीं. जो भी सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम है वो बन जाएंगे, प्रोवाइडेड वो इंडिविजुअल होने चाहिए. अब OPC की बात करें तो OPC के केस में तो एक ही मेंबर होता है, तो वो एक ही मेंबर डायरेक्टर बन जाता है अनलेस एंड अनटिल 152 सबसेक्शन 1 के हिसाब से आपका बाकी के डायरेक्टर या डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट नहीं होता. इतना सही पढ़ा अभी तक हमने, ठीक है. अब आ जाते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स. व्हेन आई टॉक अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स, सो सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, एवरी डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग. कंपनी की जनरल मीटिंग के अंदर ही डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट होता है, इस चीज़ को याद रखो. लेकिन जो फर्स्ट लाइन में ये बात लिखी है ना, सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, पूरे एक्ट में जहाँ पर बोला है कि डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट जनरल मीटिंग में नहीं होकर यहाँ पर होगा या ऐसे होगा, तो वो वैसे ही होगा. उस पर ये सेक्शन 152 सबसेक्शन 2 मत लगा देना, क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली मेंशन्ड है सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट. उसको वहीं के वहीं सेव कर लो, उसको मत चेंज करना. एवरी डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग. एवरी डायरेक्टर लिख दिया ना, इसीलिए पहले बोल दिया कि भाई उसको तो वहीं रखना, बाकी के जो बच गए उसके लिए हम कह रहे हैं कि उसका अपॉइंटमेंट कहाँ पर होगा? जनरल मीटिंग के अंदर होगा. ये किसने बोला है? सेक्शन 152 सबसेक्शन 2 के हिसाब से जो अभी रिक्वायरमेंट्स आएंगी वो हम पढ़ेंगे. ओके. Now at the general meeting, the shareholders of the company, that is the owners, gather and take the decisions. General meeting में क्या करते हैं? shareholders meeting करते हैं. shareholders meeting क्या करते हैं? वो इकट्ठे होते हैं और फिर decisions लेते हैं. Generally, every director shall be appointed by the company in the general meeting, except where the Companies Act expressly provides some other procedure for the appointment of directors, जिसको हम सेक्शन 161 में पढ़ने वाले हैं. जहाँ पर डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? डायरेक्टर ही करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे. इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेप्ट. और भी कहीं अगर आपको दिखे ना कि कंपनी की जनरल मीटिंग में अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है, तो समझ लेना ये वाली लाइन उसी की तरफ इशारा कर रही थी. सो एक्सेप्ट वेयर द कंपनीज एक्ट एक्सप्रेसली प्रोवाइड सम अदर प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स. फॉर एग्जाम्पल, इट इज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द एक्ट दैट द एडिशनल डायरेक्टर्स, ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स कैन बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स if the articles of the company empower the board in this respect. देखो यहाँ पे जो 1 लिखा है, नोट पढ़ो, सेक्शन 161. इसी की मैं बात कर रही थी कि ये
सेक्शन 161 में लिखा हुआ है कि ऑल्टरनेट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर को आप अपॉइंट कर सकते हो। कौन अपॉइंट कर सकते हो? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन आपके आर्टिकल्स में ये बात लिखी होनी चाहिए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये पावर दी होनी चाहिए टू द बोर्ड कि वो अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, ये आ गया सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स की बात। अब इसका हम आगे पढ़ेंगे सेक्शन 152 सबसेक्शन 2 के अंदर अच्छे से। ठीक है, तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 1.7। इसमें आ जाते हैं अदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ अपॉइंटमेंट। अब और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करना पड़ता है फॉर अपॉइंटिंग अ डायरेक्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ अलॉटमेंट ऑफ डिन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? अलॉटमेंट ऑफ डिन, दैट इज डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अ पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी ओनली व्हेन he has been allotted DIN under section 154 or any other number as may be prescribed under section 153। अरे ये क्या है? ये बोल रहे हैं कि कोई भी पर्सन को आप अपॉइंट करना चाहते हो ना एज अ डायरेक्टर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये देखना पड़ेगा उस बंदे के पास डिन होना चाहिए। अब डिन कौन से सेक्शन में मेंशन्ड है? सेक्शन 154 या सेक्शन 153 के हिसाब से जो भी नंबर की बात हो रही है ना, दैट इज नोन एज डिन। डायरेक्टर का आइडेंटिफिकेशन नंबर, नाम से पता चल रहा है डायरेक्टर का आइडेंटिफिकेशन नंबर, कि इस नंबर को देखा तो पता चल जाए कि इस डायरेक्टर का है। ठीक है, इसके लिए हम सेक्शन 152 सबसेक्शन 3 पढ़ेंगे जिसमें हम इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रोवाइडिंग ऑफ डिन एंड फर्निशिंग ऑफ डिक्लेरेशन बाय द प्रपोज्ड डायरेक्टर। अब क्या करना पड़ेगा? जो डायरेक्टर बनना चाहता है, पहले तो देखा कि उसके पास डिन होना चाहिए, नहीं है तो उसको अलॉट करवा दो, एप्लीकेशन कर दो, फिर डिन अलॉट हो जाएगा। ठीक है, उसका प्रोसीजर हम सब कवर करेंगे, अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ऐसा समझ लो। ठीक है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में क्या है? आप जो बंदा जिसने डिन के लिए अप्लाई किया उसको अलॉट हो गया, अब वो क्या करेगा? इस डिन को कंपनी को देगा। ठीक है, कंपनी को डिक्लेरेशन देगा कि मेरे पास ये डिन है और ये चीज़ें वो बता देगा। कैसे बताएगा? सो हर पर्सन को जो भी प्रपोज्ड है टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, जनरल मीटिंग के अंदर वो क्या करेगा, या फिर किसी भी तरह से उसका पॉइंट पूरी नहीं कि जनरल मीटिंग, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था सेक्शन 161। तो देखो, ज़रूरी नहीं है कि जनरल मीटिंग में ही हो, लेकिन अगर जनरल मीटिंग में हो रहा है, किसी भी मीटिंग में हो रहा है, किसी भी तरह से हो रहा है ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि ये मेरा डिन है और मैं इस डिक्लेरेशन में लिख के दे रहा हूँ कि मैं डिसक्वालीफाइड नहीं हूँ टू बिकम अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अभी डिस्क्वालिफिकेशन का पॉइंट कहाँ से आ गया? ये डिस्क्वालिफिकेशन पॉइंट आपको पढ़ने को मिलेगा डिटेल में सेक्शन 164। अभी आपको लग रहा होगा कि सारे सेक्शन तो बाद में आएंगे, हम कर क्या रहे हैं? हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। चिल, हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी हमने क्या किया? प्रोवाइडिंग ऑफ डिन एंड फर्निशिंग ऑफ डिक्लेरेशन बाय द प्रपोज्ड डायरेक्टर। सो एवरी पर्सन हु इज प्रपोज्ड टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इन द जनरल मीटिंग और अदरवाइज शैल फर्निश हिज डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर और सच अदर नंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 153। डिन कहाँ पर है? 154, अदर नंबर 153। Further, he shall also furnish a declaration that he is not disqualified to become a director of the company under this act. Director की disqualification कौन से सेक्शन में? 160। अब ये जो पॉइंट हमने पढ़ा ना, इसकी डिटेल आएगी सेक्शन 152 सबसेक्शन 4 के अंदर। ठीक है जी, अब आ जाते हैं सी पॉइंट पर, रिटन कंसेंट एज डायरेक्टर। अब डायरेक्टर को रिटन कंसेंट भी देनी पड़ेगी कि वो डायरेक्टर बनने के लिए रेडी है। किसको देनी पड़ेगी? डायरेक्टर को। क्या देनी पड़ेगी? रिटन कंसेंट। किसको देगा? कंपनी को देगा। कैसे देगा? DIR 2 फॉर्म फाइल करके। कब तक फाइल करना होता है फॉर्म? टिल द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, मतलब उससे पहले भी कर सकते हो, बट उस दिन भी कर सकते हो, टिल द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। So, a person appointed as a director shall not act as a director unless he gives his written consent to hold the office as director. The consent shall be furnished to the company on or before his appointment as director in form DIR 2। कुछ इम्पॉर्टेंट हैं याद करने के लिए और हो भी जाते हैं, तो ये उसमें से एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म है। ठीक है, अब कंपनी क्या करेगी? ये फॉर्म लेने के बाद कंपनी को कंसेंट जो डायरेक्टर ने दी है उस कंसेंट को फाइल करना पड़ेगा विद द रजिस्ट्रार। कितने दिनों में?
30 डेज़ में कैसे करेगी, फॉर्म DIR 12 के थ्रू करेगी और साथ पे थोड़े से फीस जो लगती है वो दे देगी, ठीक है। सो कंपनी शैल फाइल द कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज ऑफ सच अपॉइंटमेंट इन फॉर्म DIR 12 अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब्ड फी एज प्रिस्क्राइब्ड। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जहाँ पर भी वर्ड प्रिस्क्राइब्ड है ना, रूल्स की तरफ जाना पड़ेगा। तो प्रिस्क्राइब चीज़ कहाँ दी हुई है, रेफर सेक्शन 152 सबसेक्शन 5 एंड रूल 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स 2014, तो ये उसमें दे रखा है। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, एक्सप्लानेटरी स्टेटमेंट इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। सो अब आती है बात, जब हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे होते हैं तो उस केस में हमें एक एक्सप्लानेटरी स्टेटमेंट देनी पड़ती है। सो इन केस ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इन केस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज अपॉइंटेड इन द जनरल मीटिंग, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी नोटिस आपने स्टेटमेंट देनी पड़ेगी जिसमें आप बताओगे कि बोर्ड के ओपिनियन में ये बंदा सारी की सारी कंडीशंस को फुलफ़िल करता है, जो हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में, जो बहुत सारी कंडीशंस हैं उसको कंप्लाई करता है, एंड ही इज़ रेडी फॉर अपॉइंटमेंट, ही इज़ एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट। ये चीज़ हम कहाँ पढ़ने वाले हैं, प्रोविजो टू सेक्शन 152 सबसेक्शन 5 में। सो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज अपॉइंटेड इन द जनरल मीटिंग, एन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट फॉर सच अपॉइंटमेंट एनेक्स्ड टू द नोटिस फॉर द जनरल मीटिंग शैल इंक्लूड अ स्टेटमेंट दैट इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड, उसमें स्टेटमेंट होगी जिसमें क्या लिखा होगा, बोर्ड की ओपिनियन में he fulfills all the conditions specified in this act for such an appointment। कहाँ पर मिलेंगी ये, प्रोविजो टू सेक्शन 152 सबसेक्शन 5 में मिलेंगी, ठीक है। अब आ जाते हैं एग्जाम्पशन के बॉक्स में। इस चैप्टर में आपको भर भर के एग्जाम्पशंस के बॉक्सेस मिलेंगे। ये वाले प्रोविजंस किस पर नहीं लग रहे, किस पर लग रहे हैं, तो इसमें भी ये चीज़ लिखी हुई है, इसमें बताया हुआ है कि जो सेक्शन 152 सबसेक्शन 5 है ना, वो नहीं लगेगा, किस पर नहीं लगेगा, गवर्नमेंट कंपनी पर नहीं लगेगा, सेक्शन 8 कंपनी पर नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड दे हैव कंप्लाइड विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 92। ये तो आपको पक्का बता रही हूँ, याद हो जाएंगे क्योंकि आप ये बार बार सुनने वाले हो, तो इसीलिए सेक्शन 137 इज़ फॉर फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेक्शन 92 इज़ फॉर फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, जैसे कि हमने पार्ट 1 में कवर किया कर लेते हैं, फिर भी कवर हो जाएगा, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा रीडिंग से कि हाँ यही लिखा है या नहीं लिखा। तो आप क्या करोगे, एग्जाम्पशंस के बॉक्स के ऊपर आपको क्या करना है, एग्जाम्पशंस के बॉक्स के ऊपर आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर ऐसे करना है, यहाँ पर ऐसे 2 बॉक्स बनाने हैं और फिर ऐसे लिखना है, ठीक है। मेरे यहाँ पर हो नहीं रहा, आप अपने आप बना लेंगे। यहाँ पर 2 बॉक्सेस बनाने हैं बस, और कुछ नहीं करना, 2 बॉक्सेस बनाने हैं और उससे हो जाएगा काम। बॉक्सेस बनाने से एग्जाम्पशंस के ऊपर जस्ट 2 बॉक्सेस बना लो। गवर्नमेंट कंपनी के केस में ये सेक्शन 8 कंपनी के केस में 2 चीज़ों में लग रहा है, प्रोवाइडेड दे हैव कंप्लाइड विद दी सेक्शन 137 एंड 92। एक बारी रीडिंग कर लेता है फटाफट से। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 152 सबसेक्शन 5। 152 सबसेक्शन 5 किसका था, बताओ। हमने अभी पढ़ा था ना सी वाले पॉइंट में, हमने सी पॉइंट में यहाँ पर पढ़ा था कि जो कंपनी है उसको कंसेंट मिलने के बाद रजिस्ट्रार को 30 डेज़ के अंदर अंदर उस कंसेंट को फाइल करना पड़ता है DIR 12 फॉर्म में। तो उसमें आप देखो क्या लिखा हुआ है, रेफर 152 सबसेक्शन 5। तो ये जो कंसेंट वाली बात है ना, ये कंसेंट वाली बात किसको फॉलो नहीं करनी, गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी को फॉलो नहीं करनी है, प्रोवाइडेड दे हैव कंप्लाइड विद सेक्शन 137 एंड 92। Section 152 subsection 5 regarding furnishing of consent to act as a director shall not apply in case of government company where appointment of the director is done by the central government or the state government। notification number दिया हुआ है, डेट दे रखी है, which definitely you don't need to remember ठीक है, बिकॉज बहुत जगह आएगी, ये चीज़ें याद नहीं कर सकते, बस आपको क्या याद करना है कि किस पर नहीं लग रहा। तो सेक्शन 152 सबसेक्शन 5 रिगार्डिंग फर्निशिंग ऑफ कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर शैल नॉट अप्लाई, किस केस में, गवर्नमेंट कंपनी में, ठीक है, जिसका अपॉइंटमेंट, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट कंपनी के केस में कौन करता है, CG करता है या SG करता है। तो जहाँ पर भी CG SG ने अपॉइंटमेंट किया है डायरेक्टर का इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, तो ये सेक्शन नहीं लगेगा, ठीक है। फिर आ जाता है सिमिलर एग्जाम्पशन इज गिवन टू सेक्शन 8 कंपनी ऑल्सो, दैट्स इट। नोट में आपकी वो बात लिखी हुई है सेक्शन 137 और सेक्शन 92 वाली, ठीक है। आ जाते हैं 4th पॉइंट में, रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय रोटेशन, सेक्शन 152 सबसेक्शन 6।
ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है रोटेशन के प्रोविजंस की, ये लगती है पब्लिक कंपनी को और प्राइवेट कंपनी को। प्राइवेट कंपनी का मतलब वो वाली प्राइवेट कंपनी जो कि सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की। सारे कंपनीज पर प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है। पहला तो पब्लिक कंपनी देखा, प्रोविजंस ऑफ रोटेशन एप्लीकेबल टू सच कंपनी। सेकंड, उन प्राइवेट कंपनीज पर लगेगा जो प्राइवेट कंपनीज किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है, ये एप्लीकेबिलिटी की बात हो गई। अब आ जाते हैं एक एक करके पॉइंट। सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 डील्स विद द रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय रोटेशन। सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 किस चीज़ के साथ डील करता है विद रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय रोटेशन। द रीजन बिहाइंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ सच अ प्रोविजन इन द स्टैट्यूट इज दैट at no stage a self-perpetuating management should take control of the company. सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 किस चीज़ के साथ डील करता है? रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय रोटेशन के साथ। अब ये प्रोविज़न लाया क्यों गया? इस प्रोविज़न को लाने का मतलब ये था कि कोई भी जो भी मैनेजमेंट है खुद से ही डिसीजन लेती है, खुद ही को अपॉइंट करती है, खुद ही को फिर से अपॉइंट कर लेती है, तो वो उस केस में क्या होगा, खुद ही सारा कंट्रोल अपने पास रख लेगी, जिस केस में क्या होगा, मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा कंपनी का। सो इसलिए under the model of self-perpetuating management, the board of directors is allowed to control its own composition. Self-perpetuating management का मतलब होता है कि बोर्ड खुद से ही कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के होंगे, कितने डायरेक्टर्स इसमें होंगे नहीं होंगे, वो सब खुद से ही डिसाइड कर दिया। ठीक है, तो इसीलिए उसको नहीं ख़त्म करने के लिए ये प्रोविज़न लाया गया। सो that is, such board can dictate the terms like how long a director can serve, even it can elect, re-elect the directors or persons itself. This type of model may not be conducive to the healthy growth of the company. In effect, shareholders are the owners of the company, but they cannot usurp the powers of the directors and interfere in the matters of managing the company. दो हमें पता है कि shareholders कंपनी के owners होते हैं, लेकिन हर चीज़ में तो वो डायरेक्टर्स को नहीं रोक सकते ना, ये टोक सकते जहाँ पर भी पावर उनको ऑलरेडी दी हुई है, उस केस में वो हर जगह तो उनको रोक टोक नहीं कर सकते। इसीलिए बोला हुआ है कि हमें कुछ ना कुछ लॉ में ही ऐसा प्रोविज़न रखना पड़ेगा जिसकी वजह से शेयर होल्डर्स को भी इंटरफेयर ना करना पड़े और काम भी सही से हो जाए। इसीलिए सेक्शन 152(6). द कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर्स इनेबल्स देम not to re-elect a retiring director for whom they have an unfavorable opinion. The provisions of section 152 subsection 6 are stated as under. So first point क्या है? Unless the articles provide for the retirement of all the directors at every AGM, unless and until articles of association में लिखा हुआ है कि हर एक AGM में सारे के सारे डायरेक्टर्स रिटायर होंगे, मतलब क्या हुआ, अगर आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि हर एक एजीएम पे सारे के सारे डायरेक्टर्स रिटायर होंगे तो रिटायर होंगे, और अगर आर्टिकल्स ऑफ नहीं लिखा तो एटलीस्ट 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी शैल बी द पर्सन्स whose period of office is liable to determination by retirement of directors by rotation. ये क्या बोल दिया? ये बोल दिया कि अगर आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा है हर एक एजीएम के अंदर डायरेक्टर्स को क्या होना पड़ेगा, रिटायर होना पड़ेगा, या फिर वो लाइबल टू रिटायर हैं, रिटायर होंगे और फिर से अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट जो भी होना है वो होगा। ठीक है, अगर ऐसा लिखा है तो ऐसा होगा। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन साइलेंट है तो कम से कम कितने, 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। अब टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मतलब सारे डायरेक्टर्स एक्सेप्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड दी नॉमिनी डायरेक्टर्स, इन दोनों को छोड़ दो। इसके अलावा जो भी टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसका 2/3 जो होंगे, कौन सी कंपनी के, पब्लिक कंपनी के, 2/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर्स को क्या करना पड़ेगा, वो 2/3 ऑफ द डायरेक्टर्स आर लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन। लाइबल हैं, रिटायर नहीं हो रहे हैं, लाइबल टू रिटायर हैं, मतलब दे आर लाइबल टू रिटायर, उनको रिटायर कर सकते हैं, इनमें से कुछ डायरेक्टर्स को रिटायर कर सकते हैं। सो एक मान लो हमारे पास बॉक्स है, बॉक्स में हमारे पास 90 बॉल्स रखी हैं, 90 में से हमने 2/3 को निकाल दिया, 2/3 को निकाल दिया। अब ये जो 2/3 निकाली है ना,
ये वो बॉल्स हैं जिनमें से भी आगे जाकर कुछ बॉल्स फाइनली निकलेंगी। तो जो वो कुछ बॉल्स फाइनली निकलेंगी वो होंगे डायरेक्टर्स जिनका जो रिटायर हो गए बाय रोटेशन, और जो बॉल्स ऑलरेडी मैंने बॉक्स से निकाली थी 2/3 वाली, वो वाली बॉल्स हैं विच आर लाइबल टू रिटायर। क्लियर है इस एग्जाम्पल से? ओके। सो फर्स्ट पॉइंट में लिखा है बी द पर्सन्स हुज पीरियड ऑफ ऑफिस इज लाइबल टू डिटर्मिनेशन बाय रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय रोटेशन एंड save as otherwise expressly provided in this act be appointed by the company in the general meeting। वो लाइबल टू रिटायर हैं और फिर अगर उनको अपॉइंट करना है तो कैसे करोगे, कंपनी की जनरल मीटिंग में ही अपॉइंट होंगे। मतलब शेयर होल्डर्स के पास पावर दे दी कि वो उन लाइबल टू रिटायर वाले डायरेक्टर्स को क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। अगर अच्छे होंगे तो अपॉइंट कर लेंगे, नहीं होंगे तो निकाल देंगे। ठीक है, तो सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड वाली लाइन आ गई फिर से। मतलब अगर कुछ और कहीं पर लिखा है तो उसको तो मानो भाई, उसको मानो, उसको मत चेंज कर देना, लेकिन वैसे ये वाला प्रोविज़न है। ठीक है, जनरल प्रोविज़न बता दिया और कहीं स्पेसिफिक दिया है तो स्पेसिफिक को फॉलो करना। ठीक है, ठीक है। बी पॉइंट पर आ जाते हैं। द रिमेनिंग डायरेक्टर्स इन द केस ऑफ एनी सच कंपनी, रिमेनिंग डायरेक्टर्स in the case of any such company shall, in default of and subject to any regulations in the articles of the company, also be appointed by the company in the general meeting। जो बाकी के बच गए डायरेक्टर्स, उनका अपॉइंटमेंट भी किस तरीके से होगा, जनरल मीटिंग के अंदर होगा। At the first annual general meeting of the public company held next after the date of the general meeting, जनरल मीटिंग होने के जस्ट बाद जो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होती है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। सो एट द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ अ पब्लिक कंपनी हेल्ड नेक्स्ट आफ्टर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग, जहाँ पर भी फर्स्ट डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट हुआ था, एंड एट एवरी सब्सिक्वेंट एजीएम। तो बोलना क्या चाह रहे हैं, देखो जब हमने फर्स्ट डायरेक्टर्स की बात करी थी, उनका अपॉइंटमेंट कब हो, किस में हुआ था, जनरल मीटिंग में हुआ था। तो फर्स्ट डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट होने के बाद जो भी फर्स्ट जनरल मीटिंग आती है और उसके बाद भी जो भी मीटिंग्स आती हैं, उनमें क्या होगा, 1/3 ऑफ सच ऑफ द डायरेक्टर्स फॉर द टाइम बीइंग एज आर लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन, और इफ देयर नंबर इज नीदर 3 नॉर अ मल्टीपल ऑफ 3, then the nearest number to 1/3 shall retire from office। अरे ये क्या हो गया, ये बोल रहे हैं कि जो भी फर्स्ट डायरेक्टर्स की जनरल मीटिंग हुई, जहाँ पे फर्स्ट डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट हुआ, उसके बाद जो भी पहली जनरल मीटिंग होती है, एंड उसके बाद भी जो भी जनरल मीटिंग्स होती हैं, उसके अंदर क्या होगा, जो भी हमने अभी बॉल्स निकाली थी ना, 90 में से 2/3 बॉल्स निकाली थी ना, उन 2/3 बॉल्स में से जो 1/3 बॉल्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, रिटायर हो जाएंगी। अब इसमें एक चीज़ बोलिए कि अगर उन बॉल्स का 1/3 करने में क्या हो गया, ना ही 3 आ रहा है, ना ही मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा है, ना ही 3 आ रहा है, नॉर अ मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, जो भी नियरेस्ट नंबर है टू 1/3 वो रिटायर हो जाएंगे फ्रॉम द ऑफिस। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे, इसके एग्जाम्पल है। It is to be noted that the provision regarding the retirement by rotation is applicable to a public company or a private company which is a subsidiary of the पब्लिक कंपनी। अब मैंने आपको एप्लीकेबिलिटी पहले क्यों बताई, क्योंकि जब हम रिवाइज कर रहे होंगे तो पहले सेक्शन को पढ़ने से पहले पता तो होना चाहिए ना किस पे एप्लीकेबल है, इसलिए ऊपर ही लिख लेना कि किस पर एप्लीकेबल है, पब्लिक कंपनी पर और उन प्राइवेट कंपनीज पर जो भी सब्सिडरी हैं किसी पब्लिक कंपनी की। ठीक है, जिससे प्रॉब्लम नहीं होगी। सो इट इज़ टू बी नोटेड दैट द प्रोविजन रिगार्डिंग द रिटायरमेंट बाय रोटेशन इज एप्लीकेबल टू अ पब्लिक कंपनी और अ प्राइवेट कंपनी विच इज़ अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी। अ प्योर प्राइवेट कंपनी इज एग्जेम्प्टेड, प्योर प्राइवेट कंपनी एग्जेम्प्टेड है, एंड देयरफॉर इफ द आर्टिकल्स permit it can appoint all its directors as non-rotational directors या फिर permanent director। प्राइवेट कंपनी को छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है, सारे के सारे नॉन रोटेशनल करने नॉन रोटेशनल कर लो, परमानेंट कहना है उनको परमानेंट कह लो। अगर आपके एओए ने परमिशन दे दी है तो बहुत बढ़िया, जैसा मर्जी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, The articles of the public company may provide for the retirement of all the directors at every AGM,
आर्टिकल्स में लिखा हो सकता है कि हर एक एजीएम पे सारे डायरेक्टर्स रिटायर होंगे। अगर ऐसा नहीं लिखा देन नॉट लेस दैन, मतलब एटलीस्ट 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ दैट पब्लिक कंपनी शैल बी द पर्सन्स हु आर लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन. In other words, the articles must provide that minimum 2/3 of the total number of directors shall be liable to retire by rotation. Such directors are called rotational directors. Rotational director कौन से वाले हैं? जो हमने फर्स्ट टाइम बॉक्स में से बॉल निकाली थी ना, वो रोटेशनल डायरेक्टर्स होते हैं, और इसमें से भी जो रिटायर हो जाएंगे वो होंगे डायरेक्टर्स रिटायर्ड बाय द रोटेशन. ठीक है, ओके. सो द टर्म टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स shall not include the independent directors whether appointed under the Companies Act 2013 or any other law for the time being in force. So जो term है total number of directors, उसमें क्या नहीं आएगा? उसमें independent directors नहीं आएंगे whether they are appointed under the Companies Act 2013 या फिर किसी भी law के तहत वो किसी भी law में अपॉइंट अपॉइंट हुए थे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, तब भी नहीं इंक्लूड होंगे. कंपनीज एक्ट की वजह से अपॉइंट हुए थे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, तब भी नहीं होंगे. Thus the independent directors are not liable to retire by rotation and therefore they are non-rotational directors. Okay. Further, any person appointed as a nominee director being nominated further, any person appointed as a nominee director being nominated by any institution in pursuance of the provisions of any law or any agreement, like when a financial institution has been created by an act or act of parliament nominates a person as its nominee director. किसी financial institution है, कोई भी financial institution है, उसने क्या किया है? उसने एक नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट कर दिया बोर्ड ऑफ द कंपनी में, जिसने भी फाइनेंशियल असिस्टेंस ली थी उस इंस्टीट्यूशन से. किसी भी कंपनी ने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई असिस्टेंस ली थी, फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो क्या किया? उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने एक नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया बोर्ड ऑफ द कंपनी में. तो डायरेक्टर्स को आप रिटायर नहीं कर सकते बाय रोटेशन, क्योंकि ये देखो ना, इसको तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने अपॉइंट किया है. किस वजह से? देखने के लिए कि कंपनी क्या उनके डेट्स को रीपे कर भी पाएगी कि नहीं कर पाएगी, क्या जिस पर्पज़ के लिए लोन लिया था वो उसी पर्पज़ के लिए यूटिलाइज हो रहा है नहीं हो रहा है. तो अगर इनको भी लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन कर देना तो पक्का पक्का निकल जाएंगे. इसीलिए इसी वजह से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को भी रिटायर नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी वो इतनी मुश्किलों से, इतनी कंडीशंस को पार कर करके आए हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन पाए हैं कंपनी में, और उसको भी आप रोटेशनल डायरेक्टर में डाल दोगे तो अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अच्छा है ना, वो अच्छे डिसीजंस ले रहा है किसी कंपनी के लिए, वो बायस्ड नहीं है, जहाँ पर उसको डायरेक्टर्स के अगेंस्ट जाना पड़ता है वो जाता है, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा? पक्का पक्का उसको क्या कर देंगे? बाहर भगा देंगे कि ये तो भाई सही नहीं है, ये हमारा साथ नहीं देता. इसी वजह से इन दोनों को इस टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर से बाहर रखा गया है. ठीक है. 1/3 ऑफ द डायरेक्टर्स टू रिटायर एट AGM. 1/3 ऑफ द डायरेक्टर्स टू रिटायर एट AGM. Once the number of directors who are liable to retire by rotation is determined. जैसे ही पता चल जाता है कि कौन से डायरेक्टर्स ऐसे हैं जिनको रिटायर होना है बाय रोटेशन, only 1/3 out of that number shall retire. If such number is neither 3 nor a multiple of 3, then the number nearest to shall be considered and such of the directors shall retire from the office. फॉर एग्जाम्पल, कंपनी के अंदर 6 डायरेक्टर्स हैं, तो डायरेक्टर्स लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन कितने होंगे? पहले तो लाइबल टू रिटायर निकाला 6 × 2/3, कितना आ गया? 4. अब 4 में से भी 1/3 होंगे जो डायरेक्टर्स रिटायर होंगे एक्चुअल में एट द AGM. तो AGM के अंदर 4 × 1/3 किया, 1.33 आ गया. अब नियरेस्ट नंबर 1/3 का 1/3 देखें ना, नियरेस्ट नंबर टू 1/3 तो 1 आ रहा है, तो 1 को हम रिटायर कर देंगे. एग्जाम्पल 2 बोले तो अ कंपनी इज़ हैविंग 7 डायरेक्टर्स हैं कंपनी में, तो 7 × 2/3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.7, या फिर इसको मोटा मोटा देखें तो 2/3 देखें तो 5 आ रहा है. ठीक है, 5 का हमने 1/3 किया तो 1.67 आ रहा है. 1/3 देखें, 5 का 1/3 नियरेस्ट क्या होता है? 6. तो 6 का 1/3 करते तो 2 आता, तो 2 हमने ले लिया. एग्जाम्पल 3 की बात करूँ तो कंपनी के अंदर 9 डायरेक्टर्स हैं, जिसमें से 3 कौन है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं. अगर 9 में से 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की काउंटिंग में से बाहर निकल जाएंगे. सो 9 -
3, मतलब कितने बचे 6, 6 का अगर हम 2/3 करेंगे तो 4 आएगा, फिर 4 का 1/3 करेंगे तो 1.33 आएगा। अब 1.33% में आ रहा है तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नियरेस्ट टू 1/3 देखना पड़ेगा। नियरेस्ट टू 1/3 देखा तो कितना आ गया 1, जैसे हमने एग्जाम्पल 1 किया था तो वैसे ही। ठीक है, तो एग्जाम्पल 3 में बेसिकली आपको बताना चाह रहे हैं कि रोटेशनल डायरेक्टर्स कितने होंगे, तो रोटेशनल डायरेक्टर्स आपके पास 6 होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ये वाला पूरा पॉइंट। चलो अब आ जाते हैं, द डायरेक्टर्स टू रिटायर बाय रोटेशन एट एवरी एजीएम शैल बी दोज हु हैव इन द ऑफिस। देखो अब हमने सारी कैलकुलेशन करी, हमने निकाल लिया कितने लाइबल टू रिटायर है, फिर हमने निकाल लिया कितने डायरेक्टर्स निकालना है। अब कितने निकालना है ये तो नंबर पता चला ना, किसको निकालना है ये तो पता ही नहीं चला। तो किसको निकालने के लिए ये वाला पॉइंट डी है। डी में बताया कि कौन सा वाला डायरेक्टर एक्चुअल में निकलेगा, कितने नंबर हैं वो हमने निकाल लिया, किसको निकालना है वो हमें डी में पता चलेगा। सो द डायरेक्टर्स टू रिटायर rotation at every AGM shall be those who have been longest in the office since their last appointment. लास्ट अपॉइंटमेंट हुआ था उस दिन से अब तक कितना टर्म सबने सर्व किया। देखो किस डायरेक्टर का टर्म सबसे ज़्यादा हो गया, वो वाले डायरेक्टर का नंबर आ गया टाटा बाय बाय करने का, मतलब रिटायर होने का। तो इसीलिए इसमें लिखा हुआ है लॉन्गेस्ट इन दी ऑफिस सिंस देयर लास्ट अपॉइंटमेंट, लिखा है लास्ट अपॉइंटमेंट। मतलब अगर कोई डायरेक्टर पहले अपॉइंट हुआ, उसने अपना टेन्योर सर्व किया, चला गया, फिर दोबारा से अपॉइंट हुआ, अपना टेन्योर सर्व कर रहा है, तो हम उसका टेन्योर पहले जब अपॉइंट हुआ था सबसे पहले वहाँ से नहीं देखेंगे, जो अभी अभी अपॉइंट हुआ था दोबारा उधर से देखेंगे, इसीलिए वर्ड लिखा है लास्ट अपॉइंटमेंट। ठीक है, so the directors to retire by rotation at every AGM meeting or AGM shall be those who have been longest in the office since their last appointment, but as between the persons who became the directors on the same day। अब देखो फिर से प्रॉब्लम आ गई, ये तो बता दिया कि जो भी लॉन्गेस्ट है उसको निकाल दो। अब प्रॉब्लम आई कि हमने तो एक ही दिन दो डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया था, तो दोनों का टर्म तो सेम है, लेकिन हमें तो सिर्फ एक ही डायरेक्टर को निकालना है, तो किसको निकालें। तो फिर से प्रॉब्लम आई, तो इसका सोल्यूशन कैसे निकाला, इसके सोल्यूशन ये निकाला कि पहले देखो आपस में उनका खुद का कोई अग्रीमेंट है, खुद आपस में बातचीत करके सलाह मशवरा करके अगर वो डिसाइड कर पा रहे हैं कि ठीक है मैं निकल जाता हूँ तुम रहो, ऐसा कुछ हो पा रहा है तो ठीक है, नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, पर्चियाँ खेलते हैं ना, पर्चियाँ डालो, ड्रॉ फ्लॉट्स करो, उसके हिसाब से निकाल लो। ठीक है, सो दो तरीके हैं, या तो वो खुद से आपस में बातचीत करके निकल जाएं या फिर ड्रॉ फ्लॉट्स होगा। सो द डायरेक्टर्स टू रिटायर बाय रोटेशन एट एवरी AGM शैल बी दोज हु हैव बीन लॉन्गेस्ट इन द ऑफिस सिंस देयर लास्ट अपॉइंटमेंट, बट एज बिटवीन द पर्सन्स हु बिकेम द डायरेक्टर्स ऑन द सेम डे, those who are to retire shall in default of and subject to any agreement among themselves be determined by lots. The above provision D clarifies the basic question that after the determination of the number of directors liable to retire by rotation, who should actually retire at the AGM. For this purpose, it is provided that the directors who have been longest in the office since their last appointment are the directors who need to be retired first. However, it may happen that some of those were appointed as directors on the same day. In that case, if there exists any mutual understanding relating to the retirement among such directors, that should be followed. Otherwise, the determination shall be done by draw of lots. Clear है यहाँ तक? ठीक है, अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर ई पर। So point E says, at the annual general meeting at which a director retires as aforesaid, the company may fill up the vacancy by appointing the retiring director or some other person thereto. तो AGM हो रहा है तो कंपनी को उसकी वैकेंसी तो फिलअप करनी पड़ेगी, तो या तो वो जो बंदा जाने के लिए तैयार हुआ है रिटायरिंग डायरेक्टर उसी को अपॉइंट कर लो या फिर किसी और बंदे को अपॉइंट कर लो। अब रिटायरिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करने की बात क्यों लिखी, देखो वो रिटायरिंग डायरेक्टर आपने निकाल दिया उसके पीरियड ऑफ टेन्योर से, टर्म ऑफ सर्विस से, या और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर कितने निकालने थे, तो उस चक्कर में अच्छे वाले डायरेक्टर का भी नंबर आ गया रिटायर होने का। तो लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना कि जो रिटायर होने के लिए रेडी हो गया है या सिलेक्ट हो गया है उसको रिटायर कर ही दें। अब अगर बंदा अच्छा है, डायरेक्टर काम अच्छा कर रहा है, तो उसको क्यों निकालना। शेयर होल्डर्स की ओपिनियन में वो बंदा सही है काम करने के लिए, एज अ डायरेक्टर ही इज़ वेरी गुड, तो उस केस में वो नहीं निकालेंगे, उसको अपॉइंट कर लेंगे। उसी की बात लिखी है। रीअपॉइंटमेंट, व्हेन अ डायरेक्टर इज रिटायर्ड अ वैकेंसी इज क्रिएटेड। To fill that vacancy, the company may reappoint the retiring director itself at the AGM.
If the retiring director is not reappointed, the company may appoint some other person at his place, but in that case provisions of section 160 are to be complied with. या तो रीअपॉइंट कर लो, नहीं कर लो, लेकिन अपॉइंट करने के लिए क्या प्रोविजंस लगाने पड़ेंगे, सेक्शन 160 का कंप्लायंस करना पड़ेगा जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखो कि या तो रिटायरिंग जाने वाले को पकड़ लो, उसको फिर से अपॉइंट कर लो, या फिर किसी और बंदे को अपॉइंट कर लो, लेकिन जो है आपको कंप्लायंस करना पड़ेगा सेक्शन 160 का, ठीक है। द क्लॉज रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स फॉर फिलिंग द वैकेंसीज क्रिएटेड बाय द रिटायरिंग डायरेक्टर्स इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. For at no stage the number of directors should fall short of the minimum directors required in the company. देखो कुछ भी कर लो, बाहर निकाल रहे हो, रख रहे हो, सब ठीक है, लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स से कम नहीं होना चाहिए किसी भी केस में. इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि मिनिमम डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट सेक्शन 149(1) में लिखी हुई है, विच हैज़ टू बी कंप्लाइड विद ऑल द टाइम, ठीक है. सो हाउएवर सो लॉन्ग एज द क्लॉज रिगार्डिंग द मिनिमम डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड इज फुलफिल्ड, द कंपनी में ऑल्सो रिजॉल्व नॉट टू अपॉइंट एनीवन इन प्लेस ऑफ द रिटायरिंग डायरेक्टर. मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं कंपनी में, और कंपनी को की जगह किसी को लेकर भी मत आओ, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन मिनिमम डायरेक्टर्स भी फुलफिल नहीं हो रहे और डायरेक्टर्स जा रहे हैं, तो आपको मिनिमम को तो कंप्लाई करना ही पड़ेगा. इन केस एनुअल जनरल मीटिंग इज़ नॉट हेल्ड ऑन द ड्यू डेट, अगर एनुअल जनरल मीटिंग ड्यू डेट पर नहीं होती है, तो उस केस में जो रिटायरमेंट होना है रोटेशनल डायरेक्टर्स का, उसको आप पोस्टपोन नहीं कर सकते. जिस दिन हो जानी चाहिए थी, जो ड्यू डेट थी उस दिन तक हो जानी चाहिए थी, नहीं किया तो ड्यू डेट पे माना जाएगा कि हमने डायरेक्टर को निकाल दिया, वो रिटायर हो जाएगा, अपना ऑफिस वेकेट कर देगा उसी एजीएम में, जिस दिन, या तो एजीएम कर लो टाइम पे, नहीं कर रहे तो जिस दिन तक हो जानी चाहिए थी उस दिन तक निकाल देंगे. So in case AGM is not held on the due date, the retirement of the rotational directors cannot be postponed to that particular date when the AGM shall be held in the future. The directors who are liable to retire must vacate the office of director on that very date when the AGM is ought to have been held. Okay. सो नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स, जिसमें क्या लिखा हुआ है, रिमेनिंग 1/3 और लेस नंबर ऑफ टोटल डायरेक्टर्स आफ्टर डिटर्मिनिंग द नंबर ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर्स. अब आपके 2/3 वाला आपने निकाला, ठीक है, 2/3 करने के बाद कितने बचे होंगे लोग, 1/3. लेकिन आपका जो 2/3 था वो डेसिमल में आ रहा था, तो आपने एक बढ़ा दिया, तो उस केस में 1/3 रहेंगे क्या, नहीं, 1/3 से कम रहेंगे. तो इसीलिए लिखा है रिमेनिंग 1/3 या फिर लेस नंबर ऑफ टोटल डायरेक्टर्स. जब आपने रोटेशनल डायरेक्टर्स को निकाल लिया उसके बाद आर नॉट लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन, तो जो बंदे रिटायर होने वाले थे, लाइबल टू रिटायर थे बाय रोटेशन, उनको छोड़ के बाकी सब क्या बच गए, नॉन रोटेशनल. सो दीज आर कॉल्ड द नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स. दे मे ऑल्सो बी अपॉइंटेड एट द जनरल मीटिंग और एज पर द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी. तो ऑप्शन है, इन नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स को या तो जनरल मीटिंग में अपॉइंट कर लो, या फिर आर्टिकल्स में अगर लिखा है कि नॉन रोटेशनल वाले अपॉइंटेड ही रहेंगे, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तो ठीक है, आर्टिकल्स की बात मान लो, तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या फिर जनरल मीटिंग में अपॉइंटमेंट, वॉट एवर बी द केस, ठीक है. सो यहाँ तक हम आज का रखते हैं. नेक्स्ट हम जो कवर करेंगे पॉइंट नंबर 5 से करेंगे. आई नो थोड़ा सा बचा था, बट हम इसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे पॉइंट नंबर 5 से. पॉइंट नंबर 5 एंड वील कवर दी दिन के पूरे प्रोविजंस इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दीज वीडियोज सेशंस. आई होप यू आर लाइकिंग दीज वीडियोज, एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दीज वीडियोज, give a thumbs up to them because it will boost me up to make more such videos, because I am also enjoying making them. And if you like the videos and like the content, do share it with your friends and let them also get benefit of this, and consider subscribing if you want to enjoy more such sessions. So thank you so much for having me in this session and listening to me for so long. Meet you in the next session. Okay, bye bye.